नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और बेहद ही सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसके अंतर्गत आज हमारी सीटेट में SST की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 NCERT हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी में सत्ता कैसे स्थापित होती है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता कैसे स्थापित होती है, जो कि क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है। पहला पॉइंट है, जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। तो पहला प्रश्न इसमें क्या बनेगा कि 1857 की क्रांति में तो विद्रोहियों का नेता कौन था? बहादुर शाह जफर था। मुगल शासक बहादुर शाह जफर को तो बहादुर शाह जफर की इच्छा नहीं थी नेता बनने की, लेकिन विद्रोहियों ने खुद ही इनके ऊपर दबाव डाला और इन्हें फिर बाद में नेता बनना पड़ा और इसको लीड करना ही पड़ा। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था? बादशाह मुगल बहादुर शाह जफर। अगला पॉइंट है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिसमें कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। तो सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ से क्या हुआ था? चार्टर मिल गया था। महारानी एलिजाबेथ ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दे दिया था। चार्टर देने का अर्थ क्या है कि इंग्लैंड की तरफ से कोई और कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं आएगी। भारत में इंग्लैंड की ओर से केवल एक ही कंपनी व्यापार करेगी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। यही चार्टर था, यही इजाज़तनामा था। आगे देखते हैं। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी वही चीज़ जो बताई गई है वही मैंने बताया। तो प्रश्न बनता है, चार्टर कब मिला? 1600 में मिला और महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। अगला है, 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँवों की जमींदारी खरीदी। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा? 1698 में 3 बड़े गाँवों की जमींदारी मुगलों को पैसा देके, रिश्वत देके अंग्रेज़ों ने खरीद ली। ये 3 गांव कौन से थे? एक गांव इसमें से कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना और अब इसे क्या कहते हैं? कोलकाता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। तो कंपनी ने औरंगजेब से भी यह बात मनवा ली थी कि वह कंपनी को बिना टैक्स के ही व्यापार करने दे, बिना टैक्स देने के ही लिए मना लिया कि टैक्स हम नहीं देंगे, आप हमें व्यापार करने दीजिए। आगे देखते हैं, फरमान होता क्या है? फरमान एक शाही आदेश होता है। फरमान क्या होता है? एक शाही आदेश। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, मुर्शीद कुली खां के बाद अली वर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ध्यान रखिएगा, इसमें बंगाल के बारे में बताया गया है कि बंगाल में जब मुगलों की सत्ता कमज़ोर होने लगी थी तो बंगाल में नवाबों का शासन आ गया था। वे अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र कर लिए थे। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले मुर्शीद कुली खां, उसके बाद उसका बेटा अली वर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतों को देने से मना कर दिया। तो इन्होंने कंपनी को जो विभिन्न छूट थी उसको देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, और अगर व्यापार का अधिकार देते थे तो कंपनी से उससे बदले क्या लेते थे? नजराने, अर्थात कुछ गिफ्ट आदि लेते थे। उससे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और कंपनी को अपने खुद के सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया। और जब किलेबंदी वो कर रहे थे, बढ़ा रहे थे अंग्रेज, तो उसको रोक दिया गया। टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। तो अंग्रेज और नवाबों के बीच में टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः क्या हुआ कि प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध ही हो गया नवाब और अंग्रेजी रॉबर्ट क्लाइव के बीच। आगे देखते हैं। सिराजुद्दौला 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। तो कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उस पर सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाहियों के साथ हमला बोल दिया। नवाब की फ़ौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। जो नवाब की फ़ौज थी कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया। गोदाम पर ताला लगा लिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिया और अंग्रेज़ों के जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता में स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। जब अंग्रेज़ों को पता चला कि अब यह तो कासिम बाजार के बाद कलकत्ता की ही कंपनी की ओर अग्रसर है,
तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि नेतृत्व किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया और एक सेना भेजा इनसे युद्ध लड़ने के लिए। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो कंपनी के खिलाफ से कौन सा था, रॉबर्ट क्लाइव था और सिराजुद्दौला लड़ रहा था। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक मीर जाफ़र की धोखाधड़ी थी। तो मीर जाफ़र ने क्या किया, अंग्रेज़ों से मिल लिया, इसलिए उसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गया था। मीर जाफ़र बाद में इसकी भी वही हाल होगी। आगे देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर इसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना जाएगा। तो सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब मैं तुम्हें बना दूंगा। मीर कासिम को यही कहा गया था, सॉरी मीर जाफ़र को, और इसीलिए मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। आगे है, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। तो प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ कि सिराजुद्दौला मारा गया, उसको अंग्रेज़ों ने मार दिया और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। आगे, कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी खुद संभालने के लिए तैयार नहीं थी। कंपनी अभी भी सत्ता को खुद लेना नहीं चाहती थी। उसका मूल उद्देश्य केवल पैसा कमाना था। मूल उद्देश्य उसका केवल क्या था, धन अर्जित करना, व्यापार को फैलाना था। आगे, जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। उसके बाद मीर जाफ़र ने भी विरोध करना शुरू कर दिया कंपनी का, क्योंकि उसे भी उतना लाभ नहीं हो रहा था। तो कंपनी ने क्या किया, मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। और जब मीर कासिम ने भी परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में 1764 में इसको भी हटाना पड़ा और इसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। और अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी देती थी, कंपनी को चुकाने पड़ते थे। और अब नया नियम क्या आ गया कि नवाब हर महीने 5 लाख नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। मतलब कि नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए मिलने लगे थे। आगे, 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। और 1765 में जब मीर जाफ़र मरा तब क्या कंपनी चाहती थी कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। और रॉबर्ट क्लाइव ने यही ऐलान किया था कि हमें अब खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो प्रश्न बनता है कि यह कथन किसका है कि हमें अब खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, हमें सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तो रॉबर्ट क्लाइव का ये कथन था, 1765 में कहा था। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। और 1765 में क्या हुआ, मुगल सम्राट ने कंपनी को ही, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बंगाल प्रांत का दीवान एक कंपनी को बना दिया। किसी एक खास व्यक्ति को नहीं, पूरी कंपनी को दीवान नियुक्त कर दिया गया। आगे, दीवान नियुक्त होने का अर्थ क्या था कि टैक्स आदि ये भी अब वसूल करने लगेंगे। आगे है, क्लाइव के बारे में कुछ बताया गया है कि क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल की थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से गया तो यहाँ उसकी दौलत 401.102 पाउंड थी। तो यहाँ इसकी दौलत कितनी हो गई थी, 401.102 पाउंड के बराबर हो गई। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर जो फैले भ्रष्टाचार था उसको खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन उसने खुद ही बहुत ज़्यादा धन अर्जित कर लिया था, जिसके लिए इसको 1772 में ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा और अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत, जो सरकार थी वहाँ की इंग्लैंड की सरकार जो थी, उसको इसकी जो अकूत संपत्ति थी, बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, उसके जो स्रोत थे वो संदेहास्पद लगे। मतलब कि ऐसा लगा कि इसने कहीं गलती से पैसे को चुराया है। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। तो 1774 में क्या किया था इसने, आत्महत्या कर ली। तो प्रश्न बनता है कि किस अंग्रेजी गवर्नर ने आत्महत्या कर ली थी, तो वह कौन था, वह रॉबर्ट क्लाइव था। आगे देखते हैं, टीपू सुल्तान के बारे में एक पॉइंट दिया गया था एनसीईआरटी में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये शायद एनसीईआरटी का सबसे बड़ा चैप्टर्स में से एक हो जाएगा, क्योंकि क्लास 8 में चैप्टर कम है और टॉपिक ज़्यादा हैं, और खास करके सेकंड चैप्टर में सबसे ज़्यादा टॉपिक है, इसलिए क्लास ये बड़ी हो सकती है। टीपू सुल्तान के बारे में क्या बताया गया है, देखते हैं। टीपू सुल्तान शेर मैसूर हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जिन्हें शेर मैसूर कहा जाता है, हैदर अली और का बेटा था ये। हैदर अली का शासन क्या था, 1761 से 1782, और टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से 1799। श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई थी 1799 अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच, उसमें ही ये मारा गया था श्रीरंगपत्तनम की संधि में। उसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। इनके नेतृत्व में क्या हुआ था कि जो मैसूर था वो काफ़ी ताकतवर हो चुका था, और आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपत्तनम की संधि के साथ मैसूर को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया 1799 में, और टीपू सुल्तान को मारा गया था। मालाबार तट पर नियंत्रण होने के कारण मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी।
1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। तो मतलब कि जो ये सारी चीज़ें भेजी जा रही थी उसको टीपू सुल्तान ने रोक दिया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज़ आग बबूला हो गया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज़ आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी नीति पहले से ही दमनकारी थी। वे कभी भी किसी भी छोटे छोटे खतरे को दबाना चाहते थे, उसे बड़ा नहीं होने देने चाहते थे। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 1769, 1780 से 84 मालाबार की संधि हुई थी, 1790 से 92 और 1799 जिसमें श्रीरंगपत्तनम की आखिरी जंग हुई थी। श्रीरंगपत्तनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर क्या हुआ कि पूरा अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया और इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई थी। आगे मराठों से लड़ाई देख लेते हैं अंग्रेज़ों की। मैसूर की तो लड़ाई आपने देख ली मराठों से। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठा का सपना चूर चूर हो गया। तो 1761 में मराठों से लड़ाई हुई थी। पानीपत की तीसरी युद्ध ना अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी और मराठा हारे थे इसमें, इसलिए इनका सपना दिल्ली के शासन करने का चकनाचूर हो गया था। इन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंश के हाथों में थी। तो ये कई भागों में बट गए, कई राज्यों में बट गए। आगे एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत हुआ और 20 साल क्या हुआ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया गया। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1805 तक हुआ। दूसरा 20 साल बाद 1803 से 1805 में हुआ और कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजी के कब्जों में आ गए। तो दूसरा युद्ध में क्या हुआ था कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित जो आगरा और दिल्ली का क्षेत्र था वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेजा और मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिटूर में पेंशन पर भेज दिया और जो पेशवा थे, जो पहले प्रधानमंत्री होते थे मराठों के, लेकिन बाद में पेशवा ही प्रधान हो गए, पेशवा ही मुख्य हो गए थे मराठों की, उनको पुणे से हटाकर कानपुर के बिठूर नामक जगह पे पेंशन पर भेज दिया। अब बिंद के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। इसी के साथ जो मराठा के कब्जे में क्षेत्र था उस पर भी नियंत्रण अंग्रेजों का हो गया, कंपनी का हो गया। आगे 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसका शासनकाल गवर्नर कब से कब तक था? 1813 से 1823 तक था। इसके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति लाई गई। प्रश्न बनता है कि सर्वोच्चता की नीति किसने लाई? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लाई। किसने लाई? लॉर्ड तो कहना उचित नहीं होगा, केवल हेस्टिंग्स कहेंगे। अब एनसीईआरटी को लॉर्ड कहना हटा देना चाहिए। हेस्टिंग्स ने लाई सर्वोच्चता की एक नई नीति। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर होना चाहिए। कंपनी क्या मानना था कि अगर हमारी सत्ता सर्वोच्च है इसलिए हम भारतीय राज्यों से भी ऊपर हैं और अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। और कंपनी क्या मानती थी इस सर्वोच्चता की नीति के अनुसार कि हमारी सत्ता सर्वोच्च है इसलिए भारतीय राज्यों से हम ऊपर हैं और अपने हितों की रक्षा करने के लिए हम भारतीय जो रियासतें हैं, जो भारतीय क्षेत्र थे, किसी को भी हम कब्जा कर सकते हैं और कब्जा करने की धमकी दे सकते हैं और ऐसा अधिकार हमारे पास है। ऐसा ही इसमें मानना था इसका। आगे यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज ने कित्तूर, जिस कर्नाटक में है वर्तमान में, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। तो ये सर्वोच्चता की नीति बेरोक टोक तो नहीं चलेगी कि कोई ना कोई तो विरोध करेगा ही। तो कित्तूर जो आधुनिक कर्नाटक में है उसका एक छोटा सा राज्य जब अंग्रेज लेना चाहते थे, उसमें रानी चेन्नम्मा थी, उसने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 56 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति कहा गया। लॉर्ड डलहौजी की नीति क्या थी? विलय नीति थी। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। तो विलय नीति, पहले प्रश्न बनता है किसकी है? डलहौजी की है। और सर्वोच्चता की नीति हेस्टिंग्स की है, विलय नीति डलहौजी की है। और इसमें क्या बताया गया है कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र नहीं है
और अगर दत्तक पुत्र है तब भी वो भी नहीं माना जाएगा, केवल उसका वारिस जो होना चाहिए, उसका वैलिड वारिस ही, अगर नहीं है तो वो उसका जो क्षेत्र है वह कंपनी के हाथों में आ जाएगा, उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी को भूभाग का हिस्सा बन जाएगी उसकी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें मिलाई गई, जैसे कि सातारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, जो सतारा सबसे पहले विलय नीति में अपनाए 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 52, नागपुर 1853 और झांसी 1854 में मिलाया गया। झांसी का याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सतारा का भी इंपॉर्टेंट है। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हैं। तो अंग्रेजों का इस बार क्या तर्क था? इस बार ये बहाना था कि कुशासन जो चल रहा है उसको हमें आज़ाद कराना है, कुशासन से जनता को आज़ाद कराना है, इसके लिए हम अपने कर्तव्य से बंधे हैं, हम ना चाहते हुए भी हमें ये करना पड़ेगा और अवध को कब्जा हमको करना ही पड़ेगा। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोगों भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए और अवध के लोग भी 1857 के जो महान विद्रोह था उसमें शामिल हो गए थे। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, जिसका जो 1773 से 85 तक गवर्नर जनरल था, उन से बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। तो जो वारेन हेस्टिंग का जब समय आया तब तक कंपनी न केवल बंगाल में ही बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे थे और जो ब्रिटिश इलाके थे वो प्रशासकीय इकाइयों में बटे थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी कहा जाता था। जैसे कि अवध प्रेसिडेंसी हो गई ना, तो ये ऐसे प्रेसिडेंसी होते थे। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। उस समय 3 प्रेसिडेंसी होती थी। चौथी प्रेसिडेंसी पूछा जाता है कौन सी है, तो चौथी प्रेसिडेंसी हो जाएगी संयुक्त प्रेसिडेंसी। संयुक्त प्रांत जो था वो चौथी प्रेसिडेंसी बना था। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था और जितनी प्रेसिडेंसी होती थी उसका शासन किसके पास होता था? गवर्नर के पास होता था। और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था और उससे भी ऊपर कौन होता था? गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार कार्य भी किए थे 1772 से एक न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। तो वारेन हेस्टिंग का ही प्रयास था कि 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई, जिसमें कहा गया कि हर इलाके में 2 अदालत होगी, हर जिले में 2 अदालत होगी, एक फौजदारी की, एक दीवानी की। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होगा और जो दीवानी अदालत होगी उसका मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होगा। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करेंगे और जो मौलवी और हिंदू पंडित होंगे उन कानून की व्याख्या करने का काम उनका होगा। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। और जो फौजदारी अदालतें थी वो भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत आती थी, जो मुगल काल में चल रहा था, लेकिन कलेक्टर इसकी भी निगरानी करता था, देखता रहता था, देख रेख करता रहता था। आगे काजी क्या होता है? एक न्यायाधीश होता है। काजी न्यायाधीश और मुफ्ती के बारे में आप जानते ही होंगे। मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता था। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। काजी न्यायाधीश होता था। सब मुगल काल के ये सब पद थे। मुफ्ती कानून का व्याख्या करने वाला होता था मुस्लिम समुदाय के लिए। महाभियोग क्या होता है आप देखते हैं। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो संसद का ऊपरी सदन होता था उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था। इसे ही महाभियोग कहा जाता था। इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, महाभियोग किसे कहा जाता है? तो व्यक्ति के खिलाफ जो मुकदमा चलता था ऊपरी सदन में वो महाभियोग होता था। दूसरा प्रश्न क्या है कि इंग्लैंड का जो ऊपरी सदन है उसे क्या कहा जाता है? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। और जो निचला सदन है उसे हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। निचला सदन जैसे कि हमारे यहाँ है, निचला सदन क्या लोकसभा है, उसे वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है। और ऊपरी सदन जैसे कि हमारे यहाँ क्या है राज्यसभा, वैसे वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स था। आगे है, जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल के शासन सही ढंग से न चलाने के आरोप में जड़ दिया और उस पर महाभियोग चला। उस पर महाभियोग चला था जो 7 साल चला था। प्रश्न बनता है किस पर महाभियोग चला था, किस गवर्नर शासक पे? तो वो वारेन हेस्टिंग था 1785 में। और किसने लगाया था ये भी प्रश्न बनता है, तो एडमंड बर्क ने लगाया था इस पर आरोप, बंगाल का शासन सही ढंग से ना करने के लिए। अगला बिंदु 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई।
तो वो 1775 का एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना हुई। तो ये पॉइंट पहला वाला इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं, मस्कट और मैचलॉक के बारे में बताया गया था। देख लेते हैं, मस्कट क्या है? पैदल सिपाही जो बंदूक यूज करते थे वो मस्कट थी, भारी बंदूक होती थी। मैचलॉक क्या है? शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी देनी पड़ती थी, मतलब माचिस जला के उसमें चिंगारी देने के बाद वही वो फायर होती थी, वो मैचलॉक होती थी। मस्कट पैदल सिपाही यूज करते थे, इसको भारी बंदूक होती थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन हो गया था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय तक 63% पार्ट पे अंग्रेजों का शासन हो गया था और 78% जनसंख्या इनके अधीन हो गई थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1834 में दास प्रथा का अंत दक्षिण अफ्रीका में हुआ। 1834 में दास प्रथा का अंत दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त कर होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी PDF और सारी जानकारियाँ टीचिंग जॉब्स से रिलेटेड उसी में मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।